हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में आपका स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसुम में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ये हमारे पास चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है और इसके बीच की दूरी 2a है। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB। तो हम वैद्युत द्विध्रुव के संबंध में पहले भी पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो समान परिमाण और विजातीय आवेशों से मिलकर बना होता है और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास समान परिमाण के दो विजातीय आवेश हैं, +q और -q, और इनके बीच की दूरी 2a है। ये दूरी बहुत कम है या नगण्य है, तब इस निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति का परिभाषा होता है वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है वह द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है। अर्थात अगर हम इसके एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ये मान के चलते कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये AB, और इसी के लंब अर्धक पर ये बिंदु यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तब ये द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। अर्थात द्विध्रुव के सापेक्ष ये जो है, जो बिंदु P है जिसमें हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वो 90 अंश पर स्थित है। वैसे हम लोग यहाँ पर भी जो है एक बिंदु ले लेंगे, P ले लेंगे, और इसको जो है O से मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं कि O से बिंदु P जो है वो मिल गया। इसका नाम दे देंगे बिंदु P। यहीं पर एक परीक्षण आवेश ले लेंगे, एकांक धन आवेश। तो आप लोग देख रहे हैं बिंदु A पर +q आवेश है, बिंदु B पर -q आवेश है, और ये बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। तब बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो आप देखें यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये जो है E1 है। ये बिंदु A के कारण +q, बिंदु A पर स्थित +q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है। दूसरा बिंदु B पर स्थित -q आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तब दोनों अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसकी दिशा होगा इस तरह, ये बन जाएगा E2, और यहीं पर हम लोग इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र ले लेंगे E, और इसको आपस में मिला देंगे। इनके बीच का कोण होगा थीटा, ये भी होगा थीटा, और ये दूरी होगा r। तो अगर इसको हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहेंगे समझने के लिए, तब ये होगा, माना AB एक द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये O से लेकर B तक की दूरी a है और O से A तक की दूरी भी जो है a है। तो चित्र से OA बराबर OB बराबर होगा a, साथ में O से लेकर P तक की दूरी है OP बराबर, आप देख सकते हैं OP के बराबर है r। साथ ही दोनों भुजा AP और BP एक दूसरे के बराबर है। तब बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर लिखेंगे बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग देख सकते हैं बिंदु ए पर स्थित प्लस के आसपास विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर E1, तो E1 के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/AP का समीकरण नंबर 1 ये होगा। इसका दिशा होगा AP के अनुदिश। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा, आप लोग देख सकते तीव्रता यहाँ पर है E2, तो E2 के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/BP का स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ये होगा इसका दिशा PB के अनुदिश। तो हमारे पास दो समीकरण आ गया है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि AP और BP एक दूसरे के बराबर है, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम भी लगा के इसका मान निकाल सकते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास है E, तो ये E के बराबर आएगा 2, चूंकि E1 और E2 एक दूसरे के बराबर है इसलिए 2E1 और cos 2θ/2, 2 और 2 आपस में कटेगा, तो E के बराबर आएगा 2E1 cos θ, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में E1 का मान दिया हुआ है, तो समीकरण 1 और 3 से, सॉरी समीकरण 1 व 3 से, तो E के बराबर होगा 2, E1 के बराबर है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/AP का स्क्वायर ऑफ cos θ, इसमें हो जाएगा 4। अब आप लोग देख रहे हैं कोण PBA और कोण PAB, फिर से देखिए कोण PBA और कोण PAB दोनों के बराबर है थीटा। कोण PBA बराबर कोण PAB बराबर है थीटा। साथ ही समकोण त्रिभुज POA में, समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस के प्रमेय से, तो यहां पर होगा कर्ण की घात 2 मतलब AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ये सबसे बड़ा भुज है आपके पास AP, फिर ये कर्ण बन जाएगा, फिर लंब बन जाएगा और OA जो है वो आधार बन जाएगा। तो कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 तथा आधार की घात 2, तो AP स्क्वायर के बराबर आएगा हमारे पास। OP के बराबर है O से P तक की दूरी है R, तो R के स्क्वायर प्लस O से लेकर A तक की दूरी है A, तो A के स्क्वायर। इसका एक समीकरण मान सकते हैं समीकरण नंबर 5, या यहाँ से वर्ग घटेगा इसमें लग जाएगा अंडर रूट, तो R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। फिर से हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज POA में cos थीटा बराबर, तो ये होगा आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर OA/AP। तो cos थीटा की वैल्यू आएगा हमारे पास OA के बराबर है स्मॉल a और AP के बराबर हम देख रहे हैं ऊपर में लिखा है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसको मान लें समीकरण नंबर 6। अब हम लोग समीकरण 4 में जो है, समीकरण 4 में या समीकरण 4, 5 व 6 से, मतलब समीकरण 4 में 5 और 6 के मान को रख देंगे, तो समीकरण 4 हमारे पास सूत्र आया था E बराबर 2 फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q AP के बराबर, AP स्क्वायर के बराबर है हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 होगा। दूसरा वहां पर था हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा के बराबर है स्मॉल a, आप लोग देख सकते हैं समीकरण नंबर 6 को, और अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये वैल्यू आया हुआ हमारे पास। AP स्क्वायर के बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर समीकरण नंबर 5 से,
और cos c का बराबर a अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समीकरण नंबर 6 सभी मान के यहाँ पर रख देंगे। तो e के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हम लाइन से लिखेंगे तो ये बन जाएगा q इंटू 2a और नीचे में होगा ये घात 1 और यहाँ पर घात 1 बटे दोनों जुड़ जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की घात 3/2 इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 7। अब हम लोग जानते हैं Q इंटू 2a के बराबर होता है P, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P के बराबर होगा Q इंटू 2a, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 8। समीकरण 7 और 8 से इस जगह में P लिख देंगे। समीकरण 7 व 8 से E के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हटाकर P लिखेंगे तो P अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की घात 3/2। यही निरक्षीय स्थिति के लिए अभीष्ट व्यंजक है। अगर द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है तो यहाँ से ए स्क्वायर को हम लोग जो है छोड़ देंगे, तब समीकरण 9 से ए स्क्वायर को छोड़ने पर द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है तब ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये होगा ई के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपन ये ए स्क्वायर छूट जाएगा तो आर स्क्वायर पूरे की घात 3/2, 2 और 2 आपस में कट जाएगा तो ई के बराबर फाइनल हम लोग हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपन आर क्यूब। ये निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। इस प्रकार समीकरण 9 और समीकरण निरक्षीय स्थिति के लिए अभीष्ट व्यंजक है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।